ट्वेल्थ बोर्ड के एग्ज़ाम आने को हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगते हैं जो टॉपिक, ठीक है, उन पे लेक्चर लेके आएंगे। मुझसे कई लोगों ने बोला कि रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट काफ़ी टफ लगता है, तो उसी को मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है। जो हम लोगों ने बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास से जो खेलते थे वही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, बस नाम बड़ा है, होता कुछ नहीं है इसमें। सिंपल माइक्रोस्कोप को समझने के लिए हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज कितने टाइम्स मैग्नीफाई हो जा रही है, उसी को बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। वेरी अर्ली रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मैग्नीफिकेशन होता है एम इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी से फर्दर जो फॉर्मूला डेरिवेट हुआ था वो हुआ था v अपॉन यू। अच्छा, v क्या होता है, जिस लोकेशन पे इमेज बनती है उसे बोलते हैं v, और जिस लोकेशन पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उसकी ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं u। अब ये जो मैग्नीफिकेशन है ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस जो मैग्नीफिकेशन है वो होगा पॉजिटिव ऑलवेज, और फॉर कॉन्केव लेंस जो मैग्नीफिकेशन है वो होगा निगेटिव। तो इतनी बातें हम लोग पहले रे ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप उसको पहले एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो इसी से जो फर्दर ड्राइव हुआ फार्मूला माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफिकेशन, वो होता है एम इज इक्वल टू होता है एंगल मेड बाई इमेज ऑन आई। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इससे जो रे निकलेगी और रेटिना पे जो भी एंगल बनाती है तो उसी को बोलते हैं एंगल मेड बाई इमेज या एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन आई, ठीक है। अपॉन एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन आई, इसी को लिखते हैं हम लोग एम इज इक्वल टू लिखते हैं बीटा अपॉन अल्फा। यहाँ बीटा होता है एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई और अल्फा होता है एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई, ये होता है, ठीक है। अब कुछ बुक्स में कंसेप्ट लिखा होता है कि जैसे ये बनी इमेज और ये हमारा रखा था ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी आई थी, ठीक है। अब अगर ये हमारी ये यहाँ पे आई थी, ठीक है। यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, तो ये देखो ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए ज़रा, ये एंगल बनना है। अब हम इसमें क्या बोलेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा क्या होगा, बीटा क्या होगा। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है, ठीक है। इमेज भी यहाँ पे देखो सेम एंगल बना रही है, ऑब्जेक्ट भी सेम एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा तो डिस्टिंग्विश ही नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए जो अल्फ़ा और बीटा है, वेयर इमेज एंड ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट अ सेम लोकेशन। अगर हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि हमारा यहाँ, अगर ये पोजीशन हम ये मान के चल रहे हैं तो ये हमारा अल्फ़ा हो गया, और इस लोकेशन पे ही इमेज को हम कंसीडर करेंगे ऐसे, ये इमेज को ऐसे कंसीडर करेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये जो एंगल बनना है इसे बोलेंगे हम लोग बीटा, ठीक है। हालांकि मैग्नीफिकेशन इस कंसेप्ट से नहीं बताएंगे हम। एक कंसेप्ट ये भी जान लीजिए, जो अल्फ़ा होता है एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन आई विदाउट एनी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़ेंगे वहाँ पे भी यही लगेगा, ठीक है, विदाउट एनी माइक्रोस्कोप। जब हम लोग माइक्रोस्कोप का नहीं यूज़ कर रहे होते हैं और वो ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो छोटा दिख रहा होता है, ठीक है। हालांकि भले ही छोटा दिख रहा है लेकिन हमें दिख तो रहा है, जैसा भी दिख रहा है। तो उस टाइम जो भी एंगल हमारी रेटिना आई पे जो भी एंगल बनना होगा, जैसे यहाँ पे हमारी आई है, ठीक है, ये हमारी आई है, यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा होगा वो अल्फ़ा, उसे अल्फ़ा बोलते हैं विदाउट एनी माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फ़ा। इसी का कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए आगे मैग्नीफिकेशन प्रूव करेंगे। तो ये मैग्नीफिकेशन में एक बार फिर से बता दूं, मैग्नीफिकेशन होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट अपॉन आई। एम इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फ़ा। अच्छा, फर्दर यहाँ पे ये करेंगे कि सिर्फ बीटा और अल्फ़ा काफ़ी छोटे होते हैं एंगल, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग फर्दर ये लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू लिख देंगे 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा। इतनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस यूज़ करते हैं जो कि होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में ये सेंटर पे जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जो एक स्ट्रेट लाइन जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे दो पॉइंट होते हैं जिसे बोलते हैं फोकस पॉइंट, ठीक है। इस फोकस पॉइंट से
फोकस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। अब सपोज करते हैं ये हैं ओ से लेफ्ट साइड पे एक ऑब्जेक्ट रखा है यू डिस्टेंस पे, जो कि ए बी ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। इसी को ये जो माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है, या कि इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, इसकी जो इमेज बनाएगा ए बी की काफ़ी इन लार्ज इमेज बना देगा जूम करके, ठीक है। तो ये इसके इमेज बनाने के लिए क्या होगा, ये जो ए बी है, जो बी पॉइंट है, यहाँ से एक पैरेलल रे निकलेगी, यहाँ से एक रे निकलेगी, और ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए लेंस पे जाएगी। जब ये रिफ्रैक्ट होगी यहाँ से, ठीक है, तो पैरेलल रे जो रिफ्रैक्ट होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये हमेशा फोकल पॉइंट होता है वहाँ से, ये फोकस पॉइंट होता है वहाँ से होके निकलती है, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगी, और एक दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, ठीक है, वो बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। अब जैसे अगर यहाँ पे हमारी आई है, ठीक है, यहाँ पे आई को क्या लग रहा होगा कि ये जो दोनों रे हैं ये पीछे फर्दर इसको इंक्रीज़ करेंगे कि पीछे यहाँ कहीं से आ रही होंगी। तो जिस पॉइंट पे इनका इंटरसेक्शन होता है, जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, उसी पॉइंट पे हमेशा इमेज बनती है। तो यहाँ पे जो इमेज बन जाएगी A1 B1 एक इमेज बन जाएगी इस पॉइंट पे, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से कितनी डिस्टेंस से बनी होगी, वी डिस्टेंस से बनी होगी, है ना। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि अल्फ़ा क्या हो गया। अल्फ़ा तो हो गया जो मैंने बताया था, सिंपल विदाउट माइक्रोस्कोप जो भी ऑब्जेक्ट छोटा सा था, ठीक है, हम उसे देखने की कोशिश कर रहे थे, भले ही क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो भी एंगल बना रही होगी ये ऑब्जेक्ट आई रेटिना पे, उसी को अल्फ़ा बोलेंगे। और बीटा क्या हो गया, बीटा जो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, ये A1 B1 जो भी यहाँ पे आईज पे जो एंगल बनना होगा, बीटा ये हो जाएगा बीटा, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये बीटा एंगल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अल्फ़ा अगर हम जो है यहाँ पे बताना चाहें इसी फिगर में अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये देखो, ये हमने क्या किया, इमेज और ऑब्जेक्ट को एक ही सेम लोकेशन पे मान लिया, इस लोकेशन पे हमने ऑब्जेक्ट को मान लिया। अब यहाँ से जो एंगल बनना है आई पे, वो अल्फ़ा हो गया, ठीक है। अल्फ़ा काफ़ी छोटा हो जाए, इसी बात है, बट यहाँ पे मैंने पहले बता दिया, पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जो अल्फ़ा हम इस तरह से मान के चलेंगे कि विदाउट एनी माइक्रोस्कोप जो भी ए बी जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारी आइज़ पे जो एंगल बना रहा है, उसे अल्फ़ा बोलेंगे। और यहाँ से अगर हम tan अल्फ़ा निकालने की कोशिश करेंगे, tan अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा, AB/D। ये जो इमेज है हमारी आइज से D डिस्टेंस से बननी होगी। अगर हमें विजिबल हो रही है, भले क्लियर नहीं विजिबल हो रही होगी, छोटी सी इमेज होगी, कैसे वो ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी इमेज जो में रेटिना बनी काफ़ी छोटी सी बनी होगी, बट अगर हम उसे देख पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो मिनिमम कितनी डिस्टेंस से बननी होगी, D डिस्टेंस से बननी होगी। इसलिए मैंने ये एक ही आइज से एक ही डिस्टेंस को ये पॉइंट O मान लेते हैं, ठीक है। ए को मैंने यहाँ पे सिंपली D मान लिया है, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा AB/D, ठीक है। इसको फर्दर मैग्नीफिकेशन में हम यूज़ करेंगे। और अगर हम यहाँ से tan अल्फ़ा निकालने की कोशिश करें, tan बीटा, अगर tan बीटा निकालने की कोशिश करें तो इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ABO, तो tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा AB/U, ठीक है। इसी को ध्यान रखते फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई, m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब सिंस ये जो बीटा और अल्फ़ा हैं ये काफ़ी छोटे हैं, है ना, तो हम इनको अल्फ़ा को tan अल्फ़ा लिख सकते हैं और बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं। अब जैसा कि पहले के बताया था कि tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या, tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा AB/AO, ठीक है। tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा AB/AO, और AO क्या है, AO तो U के बराबर है, तो AB/U हो जाएगा सिंपली। और tan अल्फ़ा हो जाएगा AB/D। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा, सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, तो हम बीटा को लिख सकते हैं tan बीटा और अल्फ़ा को लिख सकते हैं tan अल्फ़ा। तो ये वही मैंने यहाँ पे किया है, m इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा कर दिया। अब tan बीटा की वैल्यू रख देते हैं और tan अल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं, तो AB कैंसिल हो जाएंगे, सिंपली क्या मिला, D/AO, और AO क्या है, AO तो U के बराबर है, AO तो U के बराबर है। देखिए यहाँ से जो AO है, ये AO ये है क्या, U के बराबर है ना, तो यहाँ पे ये सिंपली जो हमें जनरल फार्मूला जो हमें मिला मैग्नीफिकेशन का मिला, वो क्या मिला, वो मिला m इक्वल टू D/U। अब ये जनरल फार्मूला होता है फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, क्या होता है, m इक्वल टू D/U। इसको ध्यान से अच्छे से ध्यान रखिए, ये बेसिक फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का यूज़ करके दो केस होते हैं इसमें। पहला केस होता है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का, दूसरा केस होता है मिनिमम मैग्नीफिकेशन का, ठीक है। जो मिनिमम मैग्नीफिकेशन होता है इसका मतलब होता है रिलैक्स्ड आई, मतलब होता है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट।
और जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन होता है वो पहला केस होता है। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के केस में जो इमेज, अगर देखो टेली वो माइक्रोस्कोप है, ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीफाई कर रहा होगा, जाहिर सी बात है कर रहा है, ठीक है, बट जो उसकी इमेज बनने को कहाँ बनने को, अगर हम उसे क्लियरली विजिबल है, क्लियरली देख पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो इमेज बन रही होगी वो v इजगल टू डी पे बन रही होगी। अच्छा, जैसा कि फिगर में अभी हमने देखा कि जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, वो लेंस के लेफ्ट साइड बन रही है, और लेफ्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंस होती है वो निगेटिव डिस्टेंस होती है ना। तो यहाँ पे जो v है, v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा माइनस का t, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या थी, ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो u वो माइनस का u पे रखी थी, ठीक है। अब लेंस फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है 1/f इजगल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। तो इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे तो 1/f इजगल टू हो जाएगा 1/ माइनस का d, ठीक है, माइनस अपॉन 1 माइनस का u, ठीक है, 1/ माइनस का u। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 1/f इजगल टू हो जाएगा 1/ माइनस का d अब प्लस 1/u। तो 1/u की वैल्यू क्या निकल गई, 1/u की जो वैल्यू आ गई हो गई 1/f प्लस 1/d, है ना। 1/u की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली, इसको जो हम लोगों ने जनरल फार्मूला पढ़ा था मैग्नीफिकेशन का, m इजगल टू होता है d/u, उसमें 1/u की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा d इंटू 1/f प्लस 1/d, ठीक है। अब d का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अंदर, तो मिला m इजगल टू हो जाएगा 1 प्लस d/f। ये होता है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये होता है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का। तो ये हो गया इसका, ये देखें, ठीक है। लेकिन इस मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के केस में हमेशा ध्यान रखना, जो इमेज होगी वो माइनस डी पे बनेगी, चाहे टेलीस्कोप पढ़े, चाहे माइक्रोस्कोप पढ़े, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़े, जो भी पढ़े, ये हमेशा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में लागू होगा कि जो इमेज बनेगी u इजगल टू माइनस यू पे बनेगी, सॉरी जो ऑब्जेक्ट रखा होगा u इजगल टू माइनस यू पे रखा होगा, जो इसकी इमेज बननी होगी वो v इजगल टू माइनस डी पे बननी होगी। अब बात करते हैं मिनिमम मैग्नीफिकेशन की, इसी को बोलते हैं रिलैक्स्ड आई का केस, ठीक है। इस केस में जो इमेज बन रही होगी, देखो ऑब्जेक्ट और u बराबर माइनस यू पे रखा होगा, ठीक है, जो इसकी इमेज बन रही होगी v, वो बनने होगी इन्फिनिटी पे। रिलैक्स्ड आई का मतलब हमारी आइज बिल्कुल रिलैक्स्ड है उस केस में, तो यानी कि इमेज इन्फिनिटी पे बन रही होगी। तो इस केस में भी अगर हम लेंस फार्मूला लगाते हैं 1/f इजगल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/f इजगल टू क्या हो जाएगा, 1/f इजगल टू हो जाएगा 1/इंफिनिटी माइनस 1/ माइनस का u इजगल टू हो जाएगा 1/f इजगल टू हो जाएगा 1/u, डेट इज़ f इजगल टू आ गया u के बराबर। अब मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला हम लोगों ने बेसिक फार्मूला जनरल फार्मूला पढ़ा था वो क्या था, d/u, u की जगह पे सिंपली रख देंगे f, तो मैग्नीफिकेशन यहाँ मिल जाएगा मिनिमम मैग्नीफिकेशन या रिलैक्स्ड आई के केस में, या फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, याद रखना 3 में से कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, फॉर मिनिमम मैग्नीफिकेशन या फिर रिलैक्स्ड आई केस या फिर फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो d इजगल टू हो जाएगा, सॉरी m इजगल टू हो जाएगा d/f, ये होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है, इस पे बड़े न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कई बार बोर्ड्स में इसी पे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीफिकेशन। अब इसमें एक बात करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या पढ़ा हम लोगों ने, मैग्नीफिकेशन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, m इजगल टू होता है d/f, m इजगल टू होता है d/u। इसी में 2 केस अराइज होते हैं, एक होता है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का और दूसरा होता है मिनिमम मैग्नीफिकेशन का। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के केस में जो फार्मूला होगा वो होगा m इजगल टू 1 प्लस d/f, और जो मिनिमम मैग्नीफिकेशन होगा उस केस में जो फार्मूला होगा वो होगा m इजगल टू d/f। जो NCERT है, NCERT क्या बताती है कि कोई भी सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास किसी भी ऑब्जेक्ट को लगभग 9 टाइम्स मैग्नीफाई कर देता है, ठीक है। और किसी बुक्स में लिखा होता है लगभग 4 टाइम लिखा होता है ना। तो क्या लेके चले, तो इन दोनों का एवरेज मान लो कितना होगा, 9 4 13, ठीक है। तो 13 का था लगभग मान लो 6 टाइम्स
एक मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देता है। मैग्नीफाई तो वो जो है 9 या 10 टाइम्स भी कर देता है, बट जो 9 टाइम्स या 10 टाइम्स कर रहा है मैग्नीफाई, वो क्या वो विजिबल होगा क्लियर? नहीं, वो इमेज थोड़ी सी ब्लर्ड हो जाती है। जो हमें क्लियर इमेज मिलती है वो लगभग 6 या 7 तक, 7 के बाद जो इमेज मिलने लगती है वो काफ़ी ब्लर हो जाती है, ठीक है। तो कोई भी सिंपल माइक्रोस्कोप किसी भी इमेज को 6 टाइम तक मैग्नीफाई कर देता है। माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को 100 टाइम 200 टाइम तक भी मैग्नीफाई कर देते हैं, लेकिन वो दूसरा माइक्रोस्कोप होता है उन्हें बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यानी कि जो रेंज ऑफ मैग्नीफिकेशन निकल के आई, वो क्या निकल के आई? वो आई मिनिमम जो मैग्नीफिकेशन हो रहा है वो d/f हो रहा है, ठीक है, और जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हो रहा है वो हो रहा है 1 + d/f, यानी कि इन्हीं के बीच में ही कोई भी माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप जो होगा वो मैग्नीफाई करेगा, ठीक है। ये होती है रेंज ऑफ मैग्नीफिकेशन फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल है, इसमें बोला गया है कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप है जो एक, ध्यान से देखिए, कॉनकेव लेंस जिसकी पावर -10 डायोप्टर थी, और एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी पावर +20 डायोप्टर थी। डायोप्टर होता है पावर की यूनिट होती है, ठीक है। उनसे मिलके बना है, जो कि आपस में पास इन कांटेक्ट रखे गए हैं इसमें, ठीक है। कह रहे हैं इफ़ द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, देखो इमेज इन्फिनिटी में बन नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मिनिमम मैग्नीफिकेशन का केस ही है, मिनिमम मैग्नीफिकेशन, ठीक है, मिनिमम मैग्नीफिकेशन का केस है ये। कह रहे हैं कि इफ़ द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी देन द मैग्नीफाइंग पावर इज, वही मैग्नीफाइंग पावर मतलब मैग्नीफिकेशन पूछ रहे हैं, इसका m पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द m। तो इसमें बोला गया है कि 2 लेंस हैं, एक कॉनकेव लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपस में कांटेक्ट में रखे गए हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का केस है। जब भी 2 या 2 से अधिक लेंस आपस में कंबाइंड रखे होते हैं तो उनकी जो पावर होती है वो सिंपली इंडिविजुअली होती है, इंडिविजुअली पावर्स ऐड हो जाती है आपस में। जैसे जो कॉनकेव लेंस है उसकी पावर जैसे P1 कितनी, -10 डायोप्टर, और जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी जो पावर है वो कितनी है, वो P2 है 20 डायोप्टर, +20 डायोप्टर है। तो इस कॉम्बिनेशन की जो नेट पावर हो जाएगी वो हो जाएगी P1 + P2। कितनी हो जाएगी? P1 + P2 हो जाएगा -10 +20 +10 डायोप्टर। अब फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है F = 1/P इन मीटर में निकलती है, ठीक है। तो F = हो जाएगा 1/P, P कितना है? 1/10 मीटर आ गया। इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 100/10 सेंटीमीटर, तो = आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हमें इस कॉम्बिनेशन ऑफ जो भी कॉम्बिनेशन बता उसकी हमें फोकल लेंथ मिल गई। फोकल लेंथ कितनी है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की? आ गई 10 सेंटीमीटर। और अभी में हम लोगों ने पढ़ा कि जो मिनिमम मैग्नीफिकेशन होगा उस केस में, जो मिनिमम मैग्नीफिकेशन का केस है उस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होगी उसकी m = क्या हो जाएगा? m = हो जाएगा सिंपली d/f। और d कितना होता है? d होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि जिसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। और f कितना निकाला हम लोगों ने? f निकाला हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर, f हो गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी वो हो जाएगी 2.5, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसमें देखो, इसमें कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, कह रहे हैं एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, अगर उसका हमें मैग्नीफिकेशन इंक्रीज़ करना है तो इसमें से किस क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। 1 शुड बी इंक्रीज, क्या इंक्रीज़ करना पड़ेगा? देखो ऑप्शन ए में कह रहे हैं अपर्चर ऑफ अ लेंस, ठीक है। लेंस का अपर्चर क्या होता है? जब भी कोई लेंस होता है, जैसे ये कोई लेंस है, तो ये जैसे एक लेंस है, ठीक है। तो अपर्चर की मीनिंग होती है इफेक्टिव डायामीटर ऑफ अ लेंस बाई विच या थ्रू विच रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, ये हो गया इसका अपर्चर हो गया, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अगर इसका अपर्चर बढ़ाएंगे तो क्या इसकी मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगी? नहीं। अपर्चर से क्या मतलब है? हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन में क्या पढ़ा था? जो मैग्नीफिकेशन होता है, क्या होता है? m = होता है, या तो फिर अगर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन होता है d/f, या मिनिमम मैग्नीफिकेशन होता है तो वो क्या होता है? सिंपली d/f, ठीक है। तो यहाँ पे अपर्चर का तो कोई केस है ही नहीं, अपर्चर से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं उसका। अब बात करते हैं फोकल लेंथ और पावर ऑफ लेंस को छोड़ो, पहले सबसे बात करो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है
तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें उसको देखने की, यहाँ पे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। साइज़ से क्या मतलब, साइज ही को तो मैग्नीफाई करना है हमें, तो साइज़ का कोई केस ही नहीं। अब उसकी फोकल लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी मैग्नीफाइंग पावर देखिए उतनी कम होगी। इसी को अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एम इजगल टू 1+d, 1/f को लिख सकते हैं p पावर, है ना, और इसको लिख सकते हैं एम इजगल टू d, और 1/f को लिख सकते हैं p। यानी कि दोनों ही केस में देखिए m आ रहा है, m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। उसकी पावर बढ़ेगी तो मैग्नीफाइंग पावर भी बढ़ जाएगी, तो इसमें सिंपली सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, तो धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में।